तो सबसे पहले तो राधे राधे साथियों। और ये हमारी सिलेक्शन वाली सीरीज का सेट नंबर 5 है, जहां पे आपको पता है हम जनवरी से लेके सितंबर तक सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कंसीडर कर रहे हैं। हर सेट में टॉप 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। इस तरह से ये 5वें नंबर का सेट है। इससे पहले के 1, 2, 3, 4 सेट हम कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट में बना चुका हूं, तो जाकर के देख लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया। कहां पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में किया है। तो एक्सरसाइज का नाम वायु शक्ति है। आयोजन किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ने किया है। और कहां पे किया? तो राजस्थान में जो पोखरण फायरिंग रेंज है वहां पे इसका आयोजन किया गया। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि अभी इंडियन एयरफोर्स के नए हमारे वायु चीफ यानी कि एयर चीफ मार्शल नए बन गए हैं। विवेक राम चौधरी रिटायर्ड हो चुके हैं। नए कौन बन गए हैं? देखिए इसका उत्तर कौन कौन दे पाते हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत के अभी किस राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है इंस्पायर, इसको शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। तो इंस्पायर कार्यक्रम याद रखना कहां पे शुरू हुआ है? सिक्किम में। इंस्पायर का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया? राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। और इसके लिए मदद की है वर्ल्ड बैंक ने। कितने की? $100 मिलियन की मदद की है। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक देखते हैं तो स्थापना 1944 में होती है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी और हेड है भारतीय मूल के अजय बंगा। ये प्रश्न इनका नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। इंस्पायर कार्यक्रम किसने शुरू किया? सिक्किम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट भी मार्क करना। मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण अभी कहां पे आयोजित किया गया? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। एक्सरसाइज का नाम क्या है? मिलन एक्सरसाइज है, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। ये प्रश्न में बता दिया गया है। इस बार इसका 12वां संस्करण हुआ, ये भी बता दिया गया। कहां पे हुआ ये पूछा तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। ये एक बाई एनियल एक्सरसाइज है। बाई एनियल मतलब क्या होता है? ये द्विवार्षिक अभ्यास है। हर 2 साल में ये एक बार होता है। और ये हमारा एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। लगभग 50 से ज्यादा देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। इसका आयोजन किया है भारतीय नौसेना ने। और भारतीय नौसेना से याद आएगा, हमारे जो नेवल चीफ हैं ये इसी साल नए बने हैं। इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे आपको हमारे तीनों नौसेना प्रमुख के नाम आपको बता देता हूँ। वैसे पीछे मैंने आपसे पूछा भी था। तो नेवल चीफ हो गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हो गए। और नए एयर चीफ मार्शल कौन बन गए हैं? उनका नाम है अमर प्रताप सिंह। अमर सिंह याद रख लो, अमर हो गए। अब ये इंडियन एयर फोर्स के ये चीफ बन गए, तो अमर हो गए। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, कहां पर 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया? महोत्सव फेयर एंड फेस्टिवल से संबंधित प्रश्न है। नागी पक्षी महोत्सव, तो ये सिंपल से याद रखेंगे, ये मनाया जाता है बिहार में। बाकी पक्षियों से संबंधित ये दिवस है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए बता रहा हूं। देखो ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो 2024 का मैं आपको बता दूं, ये एक तो 11 मई को हमने मनाया है और 12 अक्टूबर को, ये याद रखना। बाकी राष्ट्र पक्षी महोत्सव नेशनल बर्ड डे ये हर साल 5 जनवरी को होता है। और विश्व गौरैया दिवस स्पैरो डे होता है 20 मार्च को। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी आपका महोत्सव फेस्टिवल से ही है। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव पपेट फेस्टिवल, तो ये मनाया गया, या कौन सा संस्करण था ये भी मैं आपको बता दूं। इस बार इसका ये 11वां संस्करण था। ये मनाया गया चंडीगढ़ में, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि हर घर जल जीवन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला वाला प्रश्न है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब कौन सी योजना के तहत हुआ ये? हर घर जल योजना या जल जीवन मिशन में आपको कह दूं, ये उसी का हिस्सा है। तो जल जीवन मिशन से भी एक प्रश्न बन जाएगा कि ये योजना शुरू कब हुआ था, ये मिशन शुरू कब हुआ था? तो 2019 में, जिसका उद्देश्य था 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अच्छा, ये कुछ पॉइंट है, यहां से आप ध्यान रखें। जैसे कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा बना था। पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी ये दादर व नागर हवेली एवं दमन एंड दीव बना था। और पहला जिला
ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना था। और हमने देखा 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य ये अरुणाचल प्रदेश बन गया। ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत इसमें 41 नंबर पर है। सबसे पहले बात करेंगे इस डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी किसने किया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। भारत 41 नंबर पर है। टॉप पर कौन है? टॉप पर नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर आइसलैंड है। तो ये ध्यान रखना कौन सा इंडेक्स है, किसने जारी किया, भारत की रैंक क्या है। टॉप 3 मैंने आपको बता दिए हैं। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी से एक डे भी हम मनाते हैं, लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो आप सबको पता होगा, मैं कई बार आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बताता हूँ इनसेट 3DS के बारे में। इसको इसरो ने लॉन्च किया है और ये सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है या क्या काम करेगा। तो मौसम संबंधी जानकारी देने का ये काम करेगा और इसको लॉन्च हमने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा किस रॉकेट से लॉन्च किया। तो GSLV F-14 से। तो दो ही काम की बातें हैं, कौन सा सैटेलाइट है इनसेट 3DS, किससे लॉन्च किया, GSLV F-14 से, किसने, इसरो ने। बात खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया ने की है। तो याद रखेंगे कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग के 62 नंबर के एडिशन की सत्र का अध्यक्षता की है। और ये पॉइंट और ध्यान रखना कि 2025 में सामाजिक विकास आयोग का जो 63वां सत्र होगा उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो वो पोलैंड करेगा। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आप वीडियो को पॉज करके रीड करोगे तो आपको पढ़ने में आएगा कि भारत की ओर से यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में जो भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, उन्होंने यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन अब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमने ये भी पढ़ा है कि ये तो रिटायर्ड हो चुकी है। तो यहीं से आपका एक खूबसूरत प्रश्न बन जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जब भी आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा प्रश्न, लेकिन अभी ये आपके लिए बन गया है होमवर्क प्रश्न की यूनाइटेड नेशन में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गया है। ये नाम आपको बताना है, याद होना चाहिए। जिसको याद नहीं है भैया समझ लो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद नहीं है फिर कैसे काम चलेगा। बताइए उत्तर। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे थे, चीफ गेस्ट रहे थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस। तो देखो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। रायसीना डायलॉग की हम बात कर रहे हैं, 2024 में ये इसका नवा संस्करण था। अब आप पूछोगे ये हुआ कहाँ पे था। तो भाई जहां पे रायसीना की पहाड़ियां खत्म होती है, कहाँ पे, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन। तो नई दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ था। और चीफ गेस्ट कौन रहे थे, यही प्रश्न था। ग्रीस के प्रधानमंत्री वो कौन है, किरियाकोस मित्सोताकिस है। थीम क्या थी, और थीम क्या थी, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, आई कॉन्टेस्ट, आई कॉपरेशन, आई क्रिएट। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बाफ्ता पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला। तो आंसर होगा किलियन मर्फी को मिला है। देखो बाफ्ता की हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। 2024 में 77 नंबर का एडिशन था। फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक अवार्ड है ये। तो 4 पॉइंट हम याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर रही है। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी है ओपेनहाइमर के लिए ही। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन है पुअर थिंग्स नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर ओपेनहाइमर के लिए है क्रिस्टोफर नोलान। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि 2024 में ही जो एकेडमी अवार्ड जिन्हें आप ऑस्कर कहते हो, और ये इसका कौन सा नंबर का एडिशन था ये तो आप ही लोग बताएंगे, लेकिन जो इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर है वो ये सेम के सेम है। तो बाफ्ता याद रख लो, ऑस्कर अपने आप याद हो जाएगा। ये फायदे वाली हमारे बात हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे कि भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एशियन वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है। इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है। इस बार ये इसका 5वां संस्करण था। फाइनल इसको भारत ने जीत लिया है फाइनल को। और फाइनल में भारत तो विजेता रहा है, लेकिन ये भी तो पूछ सकते हैं रनर अप कौन रहा, भारत ने किसको हराया। तो भारत ने यहाँ पे थाईलैंड को हराया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वुमेन टीम ने गोल्ड जीता है। यहाँ पे मेंस टीम की अगर हम बात करें तो उसमें गोल्ड जीता है चाइना ने। भारत ने वुमेन्स की टीम जो थी उसने
गोल्ड जीता है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है कोलकाता में। ये पहला फिल्म फ्रेंच फेस्टिवल है, इसलिए आपको प्रश्न करा रहा हूं, पहली बार हुआ। कहाँ पे हुआ? पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में हुआ। इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे? तो वो अनिल कपूर रहे थे। इतना सा आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला देखने से पहले आपको ये पॉइंट मैं बता दूं, वैसे मैं बता चुका हूं, इसी सीरीज में मैंने कवर किया था कि 2024 में जो 47 नंबर का कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ था और उसमें थीम देश कौन सा रहा था? तो वो यूके रहा था। याद रखना, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन आपको कोलकाता में मिलेगी। किस नदी के किनारे मिलेगी? तो हुगली नदी के किनारे। ये भी ध्यान रखना। अब अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका जाक्सा। देखो, आपको ये तो पता है कि जाक्सा है ये जापान की स्पेस एजेंसी है और जो नासा है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ये दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट ये लॉन्च कर रहे हैं और इस सैटेलाइट का नाम इन्होंने रखा है लिग्नोसैट। और ये किस लकड़ी से बना हुआ है इसकी बात करें तो मैग्नोलिया नामक लकड़ी से ये बना हुआ है। तो इतनी सी बातें हमें याद रखनी है कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है भैया, उसका नाम क्या है ये पूछ लेंगे तो लिग्नोसैट है। किस लकड़ी से बना है? मैग्नोलिया नामक लकड़ी से बना है। कौन लॉन्च कर रहे हैं? नासा और जाक्सा मिलकर के इसको लॉन्च कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 बातें ध्यान रखना। अगला हम देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहां पे? उत्तर प्रदेश के संभल जिला है वहां पे, वहीं पे ये श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। तो ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं, एक स्टैटिक प्रश्न बन सकता है कि बताओ भैया श्री कल्की धाम मंदिर कहां पे बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। मोदी जी ने उद्घाटन किया तो प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न निधन से है और प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो जैन धर्म से संबंधित थे ये और प्रसिद्ध जैन भिक्षु थे आचार्य विद्यासागर महाराज जी। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव के डोंगरगढ़ में अभी संलेखना के माध्यम से समाधि प्राप्त की है। संलेखना क्या होता है? संलेखना एक प्रथा होती है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से भोजन और जो भी पानी वगैरह होता है वो त्याग देता है। मतलब आप कह सकते हो मृत्यु तक वो उपवास करते हैं। जब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर कमजोर होता जाएगा और धीरे धीरे मृत्यु को शरीर प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे इनका नाम। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा माल्टा। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण रूप से शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बन गया है? और अभी तो 101वां देश भी बन गया है। 100वां मैं आपको बता देता हूं, ये स्पेन बना है। आप लोग बताएंगे 101वें नंबर का देश अभी कौन सा बना था? इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि माल्टा ने अभी साइन कर दिए हैं कि हाँ हम शामिल होना चाहते हैं, पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ। और ये जो अभी बने हैं, जैसे स्पेन बना है 100वें नंबर का, ये पूर्ण सदस्य बन गया है, ये शामिल हो चुका है। ठीक है, माल्टा की कैपिटल वेलेटा होती है, ध्यान में रखना। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा गुरुग्राम में और इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम शांति प्रयास 4 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा काठमांडू में इसका आयोजन किया है। सिंपल सा आप तो ये एक्सरसाइज का नाम याद रख लो, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। शांति प्रयास 4 इसका नाम है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका आयोजन किया गया। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि शशि थरूर, इनको अभी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। शशि थरूर आप सभी जानते हो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लेखक है और अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है जिसको कहते हैं शेवलियर डे ला लेगियन दी ऑनर। इंग्लिश में बोलोगे तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, अब इनकी लेटेस्ट एक बुक आई थी वो भी याद रखना, अंबेडकर अ लाइफ उसका नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे कि दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की घोषणा अभी हो चुकी है 2024 वाले की। इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवान। मैं सारे अवार्ड्स आपको बता देता हूँ। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की हम बात कर रहे हैं।
तो बेस्ट फिल्म जवान रही है, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी के लिए। लेकिन अगर क्रिटिक्स में हम बात कर रहे हैं, अच्छा क्रिटिक्स का मतलब क्या हो गया पहले ये देख लो। तो इसमें क्या होता है, जो सिलेक्शन होते हैं चाहे फिल्मों का चाहे एक्टर का, क्रिटिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो सिलेक्शन है वो दर्शकों के द्वारा वोटिंग करके नहीं कराया जाता है, बल्कि जो फिल्मों के श्रेष्ठ आलोचक होते हैं वो इसका निर्णय लेते हैं कि यह अवार्ड किसे दिया जाएगा। जैसे बेस्ट फिल्म 12th फेल को दिया गया, बेस्ट एक्टर विक्की कौशल रहे सैम बहादुर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर जाने जान के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर एटली जवान मूवी के लिए। ये भी आप ध्यान रख लो। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है, ओपेनहाइमर ही छाई रही है 2024 में, तो आप सबको पता है। अच्छा, दादा साहब से मुझे याद आ रहा है, एक दादा साहब फाल्के अवार्ड भी होता है। ये दादा साहब फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स है, मैं बात कर रहा हूँ दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए। और ये पहली बार दिया गया था देविका रानी को, आपको याद होगा 1969 में। अभी लेटेस्ट अगर बात करें तो ये 2023 में दिया गया था। जो 53वां है वो किसे दिया गया था, वहीदा रहमान को। उससे पहले 52वां दिया गया था आशा पारेख को। अब मेरे ख्याल से 2024 का भी दिया जा चुका है, 54th नंबर का। अगर दिया जा चुका है तो आप बताइए किसे वो दिया गया है। हम अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है उड़ीसा में। हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला ये स्किल इंडिया सेंटर है, और नाम से पता चल रहा है क्या होगा इसमें, युवाओं को स्किलफुल बनाया जाएगा, स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, इंडस्ट्री से रिलेवेंट स्किल्स उनको दी जाएगी ताकि उनको जल्दी से जल्दी जॉब लग सके। तो याद रखना, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर है, ये उड़ीसा में खुला है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है, तो याद रखना ये किया है जम्मू कश्मीर में। तो मोदी जी ने अभी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। तो प्रश्न ध्यान से सुनना, कहां पे किया, हमने कहा जम्मू में किया है। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, और जम्मू में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर यह है। और इस सुरंग का नाम T50 है। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी के साथ मोदी जी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी उद्घाटन किया है। और आपको ऑलरेडी पता ही है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल भी बन रहा है चेनाब नदी पर, इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। और इसकी चेनाब नदी से जो ऊंचाई है वो 359 मीटर की ऊंचाई पर है। लंबाई की बात करेंगे तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है, या 1.3 किलोमीटर में बोल दूं, 14,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। तो ये 2-4 बातें हैं जो उन्होंने वहां पे उद्घाटन की थी। हमने प्रश्न में पढ़ा है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पे, जम्मू में, नाम इसका ये रहा, लंबाई इसकी ये रही। ये हाइट नहीं होगा, यहाँ पे लंबाई होगा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका बुक से है, क्या है बुक, डबलिंग इन डिप्लोमेसी। तो डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को लिखा है किसने, प्रोफेसर S.D. मुनी ने। याद रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस देश में सोमिनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया गया, तो आंसर होगा जापान में। सिंपल सा याद रखेंगे, सोमिनसाई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, जापान में किया जाता है, लेकिन अभी इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हिमालय बास्केट पहल ये कहाँ पे शुरू हुई, तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश मत कर देना, इसीलिए प्रश्न में लेकर के आया हूँ। इसको शुरू किया गया है उत्तराखंड में। और क्या है इस पहल में, क्या है इस इनिशिएटिव में, हल्का सा मैं आपको बता दूं। इसमें जो सरकार होगी वो दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद किसानों से खरीदेगी और उनके अलग अलग उत्पाद बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, और फिर उनको फाइनली विदेशों में बेचेगी। तो इससे किसानों को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। यह है हिमालय बास्केट इनिशिएटिव। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, AI चैटबॉट है, उसका नाम है हनुमान, उसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है, आप सबको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है, हनुमान इसका नाम है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनना। मेदाराम जात्रा महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है कहाँ पे, तेलंगाना में। और याद रखना ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, मेदाराम जात्रा जिसे कहते हैं, या इसको आप यूं भी कह सकते हो कि जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आपको ये भी बता दूं कि इसी का दूसरा नाम समक्का सरक्का यात्रा भी है। क्या बोला मैंने, समक्का सरक्का भी इसको बोला जाता है।
ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ का है, ये तेलंगाना का है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अभी 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अदिति सेन डे को। प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और ये दिया जा रहा है 2023 के लिए। कौन सा संस्करण है इसका? 33वां संस्करण है। जीडी बिरला पुरस्कार हम बोल रहे हैं। किसे मिला? अदिति सेन डे को मिला है। प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला बन गई है। अच्छा, अदिति सेन डे कोई नया नाम नहीं लग रहा होगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले भी इनका नाम हमने पढ़ चुका है। फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला बनी थी 2018 में। उस वक्त भी ये नाम मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, हालांकि मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा ये नहीं पता, क्योंकि उस वक्त शायद आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। तो अभी तो याद रखेंगे आप ना कि अदिति सेन डे जीडी बिरला पुरस्कार मिला 33वां संस्करण। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मतलब वहां पे क्या होगा, सप्ताह में एक दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना होगा और उस दिन किताबों से पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। जो और एक्टिविटीज होती है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो उनको कराया जाएगा। तो ये है बैगलेस पहल, इसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए IMPEL AI प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट और iCreate ने मिलकर के ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है पूरे भारत में AI इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को मजबूत करना, सशक्त बनाना। iCreate क्या है? तो ये एक संस्थान है जो उद्यमियों को परामर्श देने का काम करती है। याद रखेंगे, इस प्रोग्राम का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित होगा? पहला आ गया, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पे? गोंडा में, याद रखना। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये गोंडा जिले में बनाया जाएगा। गोंडा जिले में जो घाघरा की सहायक नदी है सरयू नदी, वहीं पे ये कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। एक कछुआ दिवस जरूर याद रखना, इसी से संबंधित है, 23 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा फोन पे ने। सिंपल सा याद रखो, जैसे कि हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो हमें कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी है, तो वो एप्लीकेशन को आप कहां से इंस्टॉल करते हो या डाउनलोड करते हो? गूगल का प्ले स्टोर से ही। वहीं पे सारी एप्लीकेशन आपको लिस्टेड मिल जाएगी, वहीं पे जाकर के आप करते हो। तो एक्चुअली में अभी तक इसकी मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली का मतलब हो गया इसी का एकाधिकार चल रहा है, और इसी की वजह से दादागिरी भी करता है। आपको पता है, अपनी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन आती थी, उसको इसने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। मैंने 2-3 बार प्रयास कराया, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसने हर बार उसको डिलीट कर दिया। दादागिरी है इसकी। क्यों कर दिया वो मैं आपको खैर बता चुका हूँ क्लास में। पॉलिसी वायलेशन का इसने बात कहा और डिलीट कर दिया। अब ऐसे पॉलिसी तो इसकी हमने, और वैसे इसकी कोई भी अगर पॉलिसी थी वो हमने वायलेट नहीं की, यानी कि उसमें कोई भी इसके रूल को हमने ऐसा नहीं है नहीं माना हो, क्योंकि भाई हजारों रुपए लगाए हैं, हमें तो बच्चों के लिए क्विज बनानी है, PDF देना है, इसके अलावा और क्या काम होता है। लेकिन फिर भी इसने डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया, इसकी मर्जी। हमारी किस्मत खराब थी कि हम इसके चंगुल में फंस गए। बाकी और भी है वही काम, बहुत सारे जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनकी भी एप्लीकेशन आती है, वो भी यही काम कर रहे हैं। बल्कि वो तो अपने कोर्सेज भी बेचते हैं, मैं तो कोर्स भी नहीं बेचता हूँ, सारी चीजें फ्री में अवेलेबल कराता हूँ। लेकिन हमारी किस्मत खराब थी, हम इसके लपेटे में आ गए और हमारी एप्लीकेशन को इसने बंद कर दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं होते हैं कि हम कांटेक्ट कर सकें, बात कर सकें। कोई भी दिक्कत के लिए मेल करोगे, एक बहुत लंबी सी ये शीट पकड़ा देगा, एक साइट खुलवा देगा, उसके रूल्स पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। रूल्स पढ़ लो, दिक्कत नहीं बताएगा कि हाँ भाई ये वाली दिक्कत है। अगर ये दिक्कत बताए हाँ भाई ये दिक्कत है, तो हम उस पर एक्शन लें कि हमने ये कमी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। ये दादागिरी है इसकी, बहुत बेकार काम कर रखा है। खैर, अभी हमने बात करी इसी तरह से, ये जैसे आप समझ गए ना, गूगल का प्ले स्टोर होता है, इसी तरह से फोन पे ने भी अपना एक एप्लीकेशन स्टोर लॉन्च कर दिया, उसका नाम इसने इंडस रखा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जो प्ले स्टोर पे हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि भैया यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो, ये पैसा भी लेता है हमसे, क्योंकि अपनी जगह दे रहा है ना, स्पेस दे रहा है ना। क्या करे, ये अमेरिकी कंपनियां बहुत हावी हो रही है दुनिया में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चलो भी।
अच्छा, अगर फोन पे से बात कर लें, इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा और उसके संस्थापक और सीईओ समीर निगम है। ये भी ध्यान रख लो। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने अभी अंतरिक्ष में स्पेस के सेक्टर में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? तो याद रखना 100%। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप समझो कि मैं भारत में कोई स्पेस कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, और कोई विदेशी नागरिक है या कोई विदेशी कंपनी है, वो देख रही है कि यार मैं कंपनी खोल रहा हूँ स्पेस की, उसे यहाँ पे फायदा दिख रहा है, तो वो जितना भी मेरे को, जैसे मान लो मेरे को चाहिए 100 करोड़ रुपए कंपनी खोलने के लिए, तो वो पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए मुझे दे सकती है कि भैया ये लो, मैं पैसे दे रही हूँ, तुम काम करो बस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन व्यक्ति है, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है भारत में किसी कंपनी में, और अब कितना कर सकता है? 100%। जैसे मुझे 100 करोड़ की जरूरत है तो 100 का 100 ये कर सकता है, इसका ये मतलब हो गया। तो इसी तरह से 2-3 सेक्टर और हैं जहां पे सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। एक तो सेक्टर ये याद रखेंगे, स्पेस का हो गया, और एक सेक्टर है डिफेंस का। उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में भी 100% कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लपुरम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अश्विनी प्रभु ने लिखा है। तो बुक का नाम याद रखेंगे और लेखक का नाम याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, कि चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। एक्चुअली में हुआ क्या, अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इंटूटिव उसका नाम है, और उसका जो लैंडर है उसका नाम है ऑडिशियस, और अभी ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पे सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑडिशियस जो है, या ये जो कंपनी है इंटूटिव, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाली, और हम कह सकते हैं ये जो कंपनी है इंटूटिव, तो ये दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है, या दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाली। और ये अमेरिका की है, तो हम यूं भी कह सकते हैं अमेरिका ये दूसरा देश बन गया है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला, क्योंकि पहला देश तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला वो भारत है। वैसे भारत चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश है, लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला भारत पहला देश है। चंद्रमा पर 5वां देश कौन सा गया था? तो वो भी याद रखना, जापान था वो, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को या किस भारतीय को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीना नायर। तो टाइम मैगजीन ने वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के भी लिस्ट जारी की है, और इसमें दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया गया। उसमें एक भारतीय मूल की महिला भी है, उनका नाम है लीना नायर। और लीना नायर ये लग्जरी ब्रांड है शैनल, उस कंपनी की सीईओ है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी 2024 में गीता महोत्सव का जो 5वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो याद रखना इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। किसकी बात कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की 5वां संस्करण अभी श्रीलंका में हुआ। अभी 2023 में जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसका आयोजन ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसमें पार्टनर कंट्री असम था, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दोस्ती 16 एक्सरसाइज का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये मालदीव में किया गया। देखो, दोस्ती एक्सरसाइज की यहाँ पे बात हो रही है, 16 मतलब इस बार इसका ये 16वां संस्करण है। किन देशों के बीच में होता है? 3 देशों के बीच में होता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। अभी ये हुआ कहाँ पे? अभी ये मालदीव में हुआ है। ये स्टार्टिंग में तो भारत और मालदीव के बीच में होता था, फिर 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हो गया, पहली बार 1991 में हुआ था ये। तो अभी याद रखेंगे तीनों देशों के बीच में होता है कौन सा एक्सरसाइज है, दोस्ती, और 16वां संस्करण हुआ अभी कहाँ पे? मालदीव में ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो आंसर होगा जयसिंता कल्याण बनी है। अच्छा, पहले हम बात कर लें ये पिच क्यूरेटर कौन होता है। तो जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी देखभाल करने वाले को ही पिच क्यूरेटर कहा जाता है, और अभी पिच क्यूरेटर बनने वाली पहली महिला बन गई है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? जयसिंता कल्याण इनका नाम है, तो इनका नाम जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपसे पूछ रहे हैं, तो आप सभी को पता है प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? शहबाज शरीफ, और यहाँ के भी नए प्रेसिडेंट भी बने हैं, उनका नाम क्या है? आसिफ अली जरदारी। दोनों नए बने हैं, तो दोनों के नाम याद रखना, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल होती है।
फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो वहीं पे उन्होंने संत रविदास की स्टैचू का अनावरण किया था। इसकी हाइट भी मैं आपको बता दूं, इसकी हाइट 25 फुट है। इसी के साथ वहीं पे उन्होंने संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला रखी थी। संत रविदास कौन है? तो ये 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। और आप कह सकते हो कि वो निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे, संत रविदास। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लेजर वेपन जिसका नाम दुर्गा 2 है इसका भी परीक्षण किया गया? तो ऑब्वियस सी बात है डीआरडीओ ने ही किया होगा। देखो यहाँ पे दुर्गा का मतलब क्या होता है, सिंपल सा याद रखेंगे। पहले तो आपसे प्रश्न पूछ लेंगे दुर्गा या दुर्गा 2 क्या है, तो ये एक लेजर वेपन है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। दुर्गा का फुल फॉर्म भी होता है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, मतलब चाहे कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही हो, कोई फाइटर जेट आ रहा हो, आप यहाँ से अपनी लेजर छोड़ो और उसको आप गिरा सकते हो, फोड़ सकते हो, खत्म कर सकते हो। दुर्गा 2 इसका नाम है, लेजर वेपन है हमारा, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो आप कह सकते हो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का ये सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं भाई, किसे सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया? तो आंसर होगा एएस राजीव को। अच्छा देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की हम बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 में हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पे? संथानम समिति की सिफारिश पे, ये भी याद रखना। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। 2 सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, एक तो ये अभी एएस राजीव है और दूसरे हैं अरविंद कुमार। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अजरबैजान के अभी नए राष्ट्रपति बन गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम इल्हाम अलीयेव है। अच्छा, एक बार मैं आपको अजरबैजान ले चलता हूं मैप में। देखो ये रहा अजरबैजान और इसकी कैपिटल बाकू होती है। और बाकू से आपको कुछ याद आया क्या कि 2024 में जो कोप 29 का आयोजन है वो कहाँ पे हो रहा है? बाकू में ही हो रहा है। और लास्ट ईयर 2023 में जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है उसका आयोजन भी अजरबैजान की कैपिटल बाकू में ही हुआ था। अच्छा, ये प्रश्न भी बन सकता है कि अजरबैजान किस सागर से अपनी सीमा लगाता है? तो आप देख सकते हो कैस्पियन सागर से ये अपनी सीमा लगाता है। कैस्पियन सागर से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, स्टैटिक प्रश्न, कि विश्व की सबसे बड़ी झील या यूं कहूं कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। यहाँ की करेंसी क्या होती है? अजरबैजानी मनत। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसोवो। देखो शेंगेन के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो अभी डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक मैप से मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकी पुराने स्टूडेंट्स जो रिवीजन कर रहे हैं उनको तो पता ही है। देखो मैप से बड़ा आसान रहेगा समझना। ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो देश दिख रहे हैं तो ये शेंगेन जोन के अंदर आते हैं और ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी है, यानी कि ये यूरोपीय देश भी है और ये शेंगेन जोन के अंदर भी आते हैं। शेंगेन जोन क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले मैप से थोड़ा सा समझते हैं हम। और ये पर्पल कलर बोल दो या ब्लू कलर में जो भी है, ये नॉन यूरोपीय देश है लेकिन ये शेंगेन के मेंबर हैं। और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं देश, ये हो गए, ये हो गए, ये यूरोपियन मेंबर तो हैं लेकिन ये शेंगेन क्षेत्र में नहीं आते। अब शेंगेन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो मैं पोलैंड में चला गया, वीजा वगैरह लेकर के मैं पोलैंड में चला गया। अब पोलैंड में अगर मैं आ गया तो ये जो बाकी शेंगेन क्षेत्र है, तो इन देशों में मैं बिना वीजा के आराम से ट्रेवल कर सकता हूं, यहां से यहां चला जाऊं, यहां से यहां चला जाऊं, मुझे वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीली मैं इंडिपेंडेंटली घूम सकता हूं इन देशों के अंदर। तो ये होता है शेंगेन वीजा का मतलब या शेंगेन रीजन का मतलब। और इसमें एक पॉइंट आप देख सकते हो, इसमें ज्यादातर जो देश हैं वो यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी डिजिटली शेंगेन वीजा देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो वो बना था फ्रांस। बाकी अभी कोसोवो की यहाँ पे हमने बात की है, तो ये रहा मैप में कोसोवो और इसकी
जो कैपिटल है वो भी मैं आपको बता दूं, जरूर ध्यान रखना, उसकी कैपिटल होती है प्रिस्टीना। प्रिस्टीना इसकी कैपिटल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है। पहला बन गया है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह है। और अभी उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया, और इस तरह से त्रिपुरा ये पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज शुरू किया है। तो इसमें हर साल 5 लाख रुपए का वही स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, त्रिपुरा सही उत्तर होगा। कैपिटल इसकी क्या होती है? अगरतला होती है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम धर्मागार्जन है, इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया। धर्मागार्जन आप सभी को पता है भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार 5वां संस्करण हुआ। कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। इतना आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। ये सिलेक्शन वाली सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही लाभप्रद है आप लोगों के लिए। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 2024 में मिस वर्ल्ड 2024 का कौन सा संस्करण ये भारत में हुआ? तो ये हुआ है 71वां, 71 नंबर का एडिशन हुआ है। और 28 सालों के बाद मिस वर्ल्ड का आयोजन ये भारत में हुआ। लास्ट टाइम 1996 में हुआ था, इस बार 71 नंबर का एडिशन था। वैसे तो इसमें विजेता भी बन चुकी है। अब यही मेरा आपसे होमवर्क प्रश्न बन जाएगा कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, और साथ में ये भी बताओ मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है और किस देश की है, ये भी जरूर बताइएगा। बाकी जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनके उत्तर मैं आपको आगे दूंगा, आगे ये प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी आप कोशिश करो उत्तर करने की, जिससे आपको भी पता लगे कि आपको कितना आ रहा है, कितनी चीजें आपको याद है। तो उससे पता लगेगा ये वीडियो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। बाकी आज की सेशन यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे।